हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बीपीएससी ट्रेंड एनालिसिस के तहत प्राचीन भारत के इतिहास को देखे थे। उसमें देखे कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी अधिक होती है। आज हम उसी सीरीज में नेक्स्ट मेडिएवल इंडिया पे चर्चा करेंगे। मेडिएवल इंडिया में कहाँ किस टॉपिक्स पर कितना फोकस करना है, इस विषय पे चर्चा करेंगे। अभी मैं आपके सामने आपके स्क्रीन पर एक इमेज ला रहा हूं। इसमें आप देखेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास में के बाद मध्यकालीन भारत का प्रारंभ है। लगभग 700 एडी में पाल प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट वंश से होता है। पाल बिहार में थे, इसलिए बीपीएससी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। उनके ही समकालीन प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे। इनमें त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ और त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट संभवतः विजयी हुए थे, इसलिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रकूट में एक राजा हुए कृष्ण प्रथम, वो इम्पोर्टेंट होते हैं। उनके विषय में बीपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। उन्होंने स्थापत्य में अपना योगदान दिया। एलोरा में शिव मंदिर का निर्माण करवाया, शिव कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। इसके पश्चात क्षेत्रीय राजवंश का उदय होता है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वंश अस्तित्व में आते हैं। तो इससे ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये राजवंश कहाँ था। तो यहाँ एक उसका लिस्ट आपके सामने दिया गया है। गढ़वाल वंश, कन्नौज, तोमर, दिल्ली, चौहान, अजमेर, चंदेल, बुंदेलखंड, परमार, मालवा, कलचुरी, त्रिपुरी, सेन, लखनौती, सोलंकी, गुजरात, कारकोट वंश कश्मीर, उत्पल वंश कश्मीर, लोहार वंश कश्मीर, सब एक के बाद एक थे। वर्मन वंश कामरूप, गंग वंश उड़ीसा। अब देखिए, इसमें गढ़वाल वंश कन्नौज इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इसी के राजा हुए जयचंद, जिनका युद्ध है मोहम्मद गोरी से हुआ, चंदावर का युद्ध। तोमर, दिल्ली, चौहान भी इम्पोर्टेंट होते हैं। इन्हीं में शासक हुए पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें राय पिथौरा के नाम से जाना जाता था, जो मोहम्मद गोरी के साथ तराइन का युद्ध लड़े। इसके पश्चात चंदेल ने खुजराहो में मंदिर का निर्माण करवाया, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इनके अलावा ये सब इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। गंग वंश इम्पोर्टेंट होते हैं। इन्होंने उड़ीसा में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया है। तत्पश्चात भारत पर विदेशी आक्रमण होता है। इसको तुर्क आक्रमण भी कहते हैं। इसमें पहला आक्रमण महमूद गजनी का हुआ, दूसरा मोहम्मद गोरी का हुआ। महमूद गजनी के साथ बहुत सारे विद्वान भारत आए थे, अलबरूनी, फिरदौसी इत्यादि के विषय में क्वेश्चन आता है। अलबरूनी के पुस्तक किताबुल हिंद पे भी कई बार प्रश्न आ चुके हैं। मोहम्मद गोरी पहली आक्रमण 1775 में होता है। उसके पश्चात मोहम्मद गोरी के पश्चात जब 1194 में जयचंद के साथ युद्ध हुआ, तत्पश्चात इसकी मृत्यु के पश्चात भारत में सल्तनत काल प्रारंभ हुआ। सल्तनत काल में कई वंश आए, गुलाम वंश, मामलुक वंश, खिलजी वंश। इनमें सभी शासक इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में इस्लामिक स्थापत्य का प्रारंभ किया, इसलिए इससे क्वेश्चन आता है। इल्तुतमिश भी सत्ता के सुदृढ़ीकरण के लिए कई प्रकार के उपाय किए, इससे भी प्रश्न आता है। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला सुल्तान थी, इसलिए इससे भी प्रश्न आता है। बलबनी वंश में गयासुद्दीन बलबन,
बलबन एक कठोर शासक के रूप में जाना जाता है। इसने कई कठोर नियम अपनाए थे, इसलिए इससे भी प्रश्न आता है। खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने भारत के सुदृढ़ीकरण के लिए बहुत सारे उपाय किए थे। बाजार नियंत्रण प्रणाली, सैन्य की व्यवस्था में सुधार इत्यादि इनके महत्वपूर्ण कार्य हैं। इन्हीं के समय चर्चा में आया था मलिक काफूर, जिसे हजार दिनारी भी कहा जाता है, जिसे दक्षिण भारत के अभियान का श्रेय दक्षिण भारत दक्षिण भारत के अभियान का श्रेय है। और इसी के समय अलाउद्दीन खिलजी के समय ही चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण हुआ। राणा रतन सिंह, रानी पद्मिनी की कहानी आती है, बीपीएससी में पूछ भी चुका है। तो खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी पे आप फोकस करें। तुगलक वंश में ज़्यादा फोकस आप मोहम्मद बिन तुगलक पे करें। मोहम्मद बिन तुगलक भी एक महत्वाकांक्षी शासक था। इसने कई महत्वपूर्ण सुधार किए। इसे अभागा सुल्तान कहा जाता है, क्योंकि इसके कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हुए। फिर भी ये हार नहीं माना और अंत तक कार्य करते रह गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक पर विशेष ध्यान दें। गयासुद्दीन तुगलक का भी कार्य है भारत में नहर बनाने का श्रेय जाता है। नासिरुद्दीन महमूद लास्ट था। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसी के समय 1398 में भारत पे तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। तुगलक वंश के पश्चात सैयद वंश आता है। सैयद वंश का वैसा इतिहास में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, इसलिए लगभग यहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। लोदी वंश में बहलोल लोदी कुछ कार्य किए थे, बहलोल सिक्के चलवाए। सिकंदर लोदी स्थापत्य कला में योगदान दिए, इसलिए इनसे प्रश्न पूछा जाता है। और इब्राहिम लोदी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ये सल्तनत वंश के अंतिम शासक होते हैं। 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर के हाथों पराजित होते हैं। इसी के साथ भारत में सल्तनत काल समाप्त होता है और मुगल काल प्रारंभ होता है। अब देखिए, सल्तनत कालीन जो सुधार थे, प्रशासन में हो, साहित्य में हो, स्थापत्य में हो, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इस समय कि कौन-कौन से टैक्स लगाए जाते थे, इस समय साहित्य कौन-कौन से थे, प्रमुख इतिहासकार कौन थे, स्थापत्य में इनका क्या योगदान था। साहित्य के क्षेत्र में इस समय जो इतिहासकार थे उनको देखना है। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, इसको देखना है। स्थापत्य में ध्यान देना है और इनका प्रशासन कैसे था, ये ध्यान देना है। इस समय के जो मंत्रालय थे उस पर ध्यान देना है। दीवान आरिज, दीवान रियासत, दीवान रसालत, इससे भी बीपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखिए, इस समय के जो प्रमुख इतिहासकार थे साहित्य में जिनका योगदान था, उनका नाम यहाँ लिखे हुए हैं। अलबरूनी, मिन्हास सिराज, जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, शम्स सिराज, इनसे प्रश्न आता है। अब देखिए, मध्यकालीन भारत में सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन हुआ था, इससे भी प्रश्न बीपीएससी में आते हैं। सूफी आंदोलन में चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, कौन कौन से संत हुए, इनका नाम याद रखना है। भक्ति आंदोलन में शंकराचार्य, रामानंद, कबीर, गुरु नानक, नामदेव, चैतन्य, रामदास, दादू दयाल, इनका क्या योगदान है, इस पर ध्यान देना है। ये देखिए, इनमें से अधिकांश उत्तर भारत से थे। दक्षिण भारत के इतिहास पे हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। अभी ये जो चर्चा कर रहे हैं उत्तर भारत के इतिहास पे कर रहे हैं। इन्हीं के समय विजयनगर और बहमनी साम्राज्य अस्तित्व में आया 1336 में। इससे भी प्रश्न आते हैं। मध्यकालीन भारत में ऐसा कहा जाता है कि विजयनगर एकमात्र हिंदू साम्राज्य था।
इनके शासनकाल में बहुत सारे विदेशी यात्री आए, इब्न बतूता, निकोलस कोंटी, नूनीज इत्यादि से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तत्पश्चात प्रारंभ होता है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में वंश तो नहीं आते हैं, लेकिन इनमें कई शासक हुए हैं जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो मुगल वंश पर ध्यान देना है। मुगल में सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं हुमायूं, शेर शाह भी होते हैं, शेर शाह बिहार से थे। अकबर ने मुगल साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के लिए बहुत सारे कार्य किए, तो इस पे भी ध्यान दें। आप लोग ज्यादा ध्यान युद्ध या इन सब चीजों पे नहीं, इनके कार्यों पर ध्यान दीजिएगा। प्रशासन कैसे चलता था, इनके समय कौन कौन से विभाग थे, उस विभाग के अध्यक्ष कौन थे, कौन कौन से टैक्स लगाए जाते थे, सैन्य व्यवस्था क्या था। एक बार बीपीएससी में सिर्फ इतना ही पूछा गया था कि मनसबदारी किससे संबंधित है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। तो मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था को मनसबदारी व्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि उस समय जो सैन्य अधिकारी होते थे उनको मनसब प्रदान किया जाता था। साहित्य में भी इनका बहुत योगदान है। साहित्य देखिएगा, स्थापत्य में भी बहुत योगदान है, चित्रकला में भी बहुत योगदान है। साहित्य में अवल फजल और बादवनी का विशेष योगदान है। तो मध्यकालीन भारत में इतना ही। और मध्यकालीन भारत से आप बिहार को जोड़ के देखिएगा कि बिहार में मध्यकालीन भारत के समय कौन से अधिकारी नियुक्त किए गए, किसके कंट्रोल में रहा। ये तो इस वीडियो में इतना ही। और नेक्स्ट अब अगला वीडियो आधुनिक भारत पे प्रारंभ किया जाएगा। हाँ, इन सब वीडियो पे विस्तृत चर्चा हमारे क्लास वीडियो में की गई है, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। अलग अलग प्लेलिस्ट के अंतर्गत एंशिएंट इंडिया का अलग है, मेडिएवल का भी चल रहा है, मॉडर्न का अपलोड किया जाएगा, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज कोई क्यूरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, के क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।